हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृतज्ञ एंड इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं री नीट यूजी 2024 के केमिस्ट्री पेपर के बारे में। यहाँ हम पेपर का कोड C1 डिस्कस करेंगे। ये पेपर संडे को हुआ था 23 जून 2024 को। यहाँ इस वीडियो में हम पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 70 तक डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इन सभी 20 क्वेश्चंस के आंसर्स, उनका एक्सप्लेनेशन, उनका डिफ़िकल्टी लेवल और वो कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं उसकी बात करेंगे। तो वीडियो आपके आने वाले नीट यूजी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 21 जून 2026 को, उसके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, जो कि आपका पीरियोडिक टेबल चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई पिकोमीटर ऑफ लिथियम, बेरिलियम, बोरोन एंड कार्बन इज। इस क्वेश्चन में आपको सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स दे रखे हैं और आपको क्या करना है, उन सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स का जो एटॉमिक रेडियाई होता है उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है आपके पास बेरिलियम, लिथियम, बोरोन एंड कार्बन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। सेकेंड ऑप्शन में आपके पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन एंड कार्बन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। थर्ड ऑप्शन में आपके पास है कार्बन, बोरोन, बेरिलियम और लिथियम डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है लिथियम, कार्बन, बेरिलियम और बोरोन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आइए स्टूडेंट्स, अब इसका आंसर और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2। अब इसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं कि आंसर 2 कैसे आया। तो देखिए, द गिवन एलिमेंट्स आर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। ये बात हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि जो यहाँ पे आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हम अच्छे से जानते हैं कि जब हम किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जैसे जैसे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर बढ़ता है, उनका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। और जब अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो जो एटॉमिक रेडियाई है वो अलोंग द पीरियड जाने पे डिक्रीज होगा। यही बात यहाँ पे समझाई गई है। ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स द अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। जैसे जैसे पीरियड में हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं वैसे वैसे एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स का बढ़ता है और उसी तरह से ही फिर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता है। देयरफॉर द एटॉमिक रेडियाई अलोंग द पीरियड डिक्रीजेस। इसीलिए जब हम एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इज, जो आपके पास एलिमेंट्स दे रखे हैं उनका करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। सबसे लेफ्ट में हमारे पास होता है लिथियम, फिर उसके आगे होता है बेरिलियम, फिर बोरोन और फिर कार्बन। तो यही उनका करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। लिथियम का रेडियस सबसे ज़्यादा होगा, फिर बेरिलियम का, फिर बोरोन का और कार्बन का रेडियस सबसे कम होगा। ऐसा आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में, इसीलिए ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर है। और हम अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट्स कि एटॉमिक रेडियाई जो होता है वो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतना ही एटॉमिक रेडियाई किसी भी एलिमेंट या आयन के लिए डिक्रीज होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 51 समझ में आया होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 जो है वो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है। फॉलोइंग डाटा इज़ फॉर अ रिएक्शन बिटवीन रिएक्टेंट ए एंड बी। किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो ए और बी रिएक्टेंट्स हैं उनके लिए कुछ डाटा दे रखा है, जहां आपको कहा गया रेट मोल लीटर पर सेकंड, लीटर इन्वर्स सेकंड इन्वर्स के अंदर दे रखी है। और ए और बी जो रिएक्टेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन आपको मोलैरिटी में एक्सप्रेस की गई है। सबसे पहला डाटा है जहां रेट है 2 × 10⁻³ तो ए और बी की कंसंट्रेशन जो है वो 0.1 मोलर है। जब रेट 4 × 10⁻³ है उस समय ए की कंसंट्रेशन तो 0.2 m है और बी की कंसंट्रेशन 0.1 m है। जब आपको रेट 1.6 × 10⁻² दे रखी है थर्ड डाटा के अंदर, उस समय ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन 0.2 m एंड 0.2 m है। ठीक है, अब ये जो तीनों डाटा दे रखे हैं ए और बी के रेस्पेक्ट में, इनके लिए आपको बताना है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर। जो आपके पास रिएक्टेंट ए है और जो रिएक्टेंट बी है उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है 1 और 0, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है 0 और 1, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 1 and 2
और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 2 and 1। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो केमिकल काइनेटिक्स का पूछा गया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रेस्पेक्ट में, इसका सही आंसर है थर्ड। यानी जो इस रिएक्शन में ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर आएगा वो आएगा 1 और बी के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 2। अब ये कैसे आया और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम अच्छे से जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन के लिए हम रेट लॉ कैसे लिखेंगे और यहाँ जो हमारे पास रिएक्टेंट ए और बी है उसके लिए रेट लॉ कैसे लिखा जाएगा। सो रेट लॉ ऑफ अबव रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। जो आपको ऊपर रिएक्शन दे रखी है जहाँ रिएक्टेंट ए और बी हैं उसके लिए रेट लॉ हम कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई। यहाँ रेट आपको मालूम है रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन है, के रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है, ए और बी की कंसंट्रेशन की वैल्यू आप पुट करेंगे डाटा से, और एक्स और वाई हैं ए और बी रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला जो फर्स्ट डाटा आपको दे रखा है उसके लिए रेट है 2 × 10⁻³ दैट इज इक्वल टू के रेट कांस्टेंट। ए की कंसंट्रेशन है 0.1 दैट इज 0.1 और उसके रेस्पेक्ट में हमने ऑर्डर मान लिया x, और बी की कंसंट्रेशन है 0.1 उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर हमने मान लिया y। इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, सेकंड वाले डाटा की बात करते हैं। सेकंड वाले डाटा के लिए जो आपके पास रेट दे रखी है वो है रेट ऑफ रिएक्शन 4 × 10⁻³ दैट इज इक्वल टू के। यहाँ पे आपके पास ए की कंसंट्रेशन है 0.2 की पावर x और बी की कंसंट्रेशन है 0.1 और उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर है y। जो तीसरा डाटा दे रखा है आपके पास उसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो है 1.6 × 10⁻² विच इज़ इक्वल टू के। 0.2 ए की कंसंट्रेशन उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर है x और 0.2 बी की कंसंट्रेशन है उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर है y। तो इसको हम इक्वेशन 3 नाम देते हैं। इस तरह से हमने इक्वेशन जो हमारे पास डाटा 1, 2 और 3 दे रखा था उसके लिए हमने रेट लॉ लिख दिया और उनको 3 इक्वेशन नाम दे दिया 1 और 2। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं। सो लेट्स डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो हो जाएगा 4 × 10⁻³ डिवाइड बाय 2 × 10⁻³ तो k × 2 0.2 की पावर x एंड 0.1 की पावर y डिवाइड बाय k 0.1 की पावर x एंड 0.1 की पावर y। यहाँ जो 0.1 की पावर y है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, -3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 और 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 2/1 की पावर 1, 0.2/0.1 की पावर x। ठीक है, तो हम ध्यान से देखें तो हम इसको लिख सकते हैं 2/1 की पावर x, राइट। और जब आपके पास बेस सेम है तो उनकी पावर भी इक्वल होगी। तो x हमारे पास आ गया 1, यानी x क्या है, a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर। तो a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर हमारे पास आ गया 1। अब हम इसी तरह से इक्वेशन 3 की हेल्प से हम b के लिए भी ऑर्डर निकालेंगे। देखिए कैसे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर देंगे। सो इक्वेशन 2 और 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 × 10⁻³ डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻²। इट इज़ इक्वल टू के 0.2 की पावर x एंड 0.1 की पावर y अपॉन में हो जाएगा के 0.2 की पावर x एंड 0.2 की पावर y। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखें, अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो -3 -2 कैंसिल हो जाएगा, ये पावर भी ऊपर चली जाएगी तो ये 1/4 आ जाएगा, राइट। 0.2 कैंसिल हो जाएगा x राइट, और y के रेस्पेक्ट में हम क्या देखेंगे, 0.1/0.2 होल पावर y आएगा, जिसको हम 1/2 की पावर y लिख सकते हैं। ठीक है, 1/4 को 1/2 की पावर 2 लिखा जा सकता है और यहाँ पे इक्वल टू के राइट हैंड साइड में हमारे पास 1/2 की पावर y है। तो इस तरह से आपने देखा दोनों तरफ बेस सेम है तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। तो इस इक्वेशन का रेट लॉ क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के a की पावर 1 और b की पावर 2। ठीक है, यानी कि जो रिएक्टेंट a है उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, रिएक्टेंट b है उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है। ठीक है, therefore the order of reaction with respect to reactant A is 1 while with respect to reactant B is 2। ठीक है, और ऐसा आपको कहाँ दे रखा है, ऑप्शन 3 में। therefore ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53,
अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ आपके सामने दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, उन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 53, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, प्रोपीन ऑन ट्रीटमेंट विद डाइबोरेन गिव्स एन एडिशन प्रोडक्ट विद द फॉर्मूला CH3 होल ट्वाइस CH होल थ्राइस B। यानी स्टेटमेंट 1 में ऐसा कह रहा है कि जब आप प्रोपीन की रिएक्शन डाइबोरेन के साथ कराते हैं तो वहाँ आपके पास एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है जिसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ CH3 होल ट्वाइस CH होल थ्राइस B with hydrogen peroxide in the presence of NaOH gives propane to all। यानी जो ये आपके पास ट्राई एल्किल बोरेन दे रखा है, इसका जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ NaOH की प्रेजेंस में, तब आपके पास प्रोपेन टू ऑल बनता है। तो अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इन दोनों स्टेटमेंट की बेसिस पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आइए पहले एक बार क्वेश्चन के जो बाकी ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं, फिर हम आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। ऑप्शन 3 आपके पास क्या कह रहा है, ऑप्शन 3 कह रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, और ऑप्शन 4 कह रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2, और उसको समझने के लिए हम इस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है उसको देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको प्रोपीन की रिएक्शन डाइबोरेन के साथ करानी है, तो पहले हम ये देखें जब हम प्रोपीन की रिएक्शन डाइबोरेन के साथ कराते हैं तो वहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, और फिर जब आप H2O2 लेकर बेसिक मीडियम में NaOH जैसे बेसिक मीडियम लेने पर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो वहाँ प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, तब हम बता पाएंगे कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है या इनकरेक्ट है। और फिर जो दूसरा स्टेटमेंट कहा गया है जहाँ पे आपने आइसोप्रोपिल बोरेन लेके ऑक्सीडेशन किया है वहाँ क्या प्रोडक्ट बनता है उसको भी देखते हैं। तो देखिए द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। हम जब प्रोपीन की डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस कैसे होगी उसको देखते हैं। तो सबसे पहले प्रोपीन जब डाइबोरेन के साथ ऐड होगा तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो आपके पास फॉर्म होगा उसका नाम है मोनो एन प्रोपिल बोरेन CH3 CH2 CH2 BH2। फिर जब ये BH2 का एक H और जाके ऐड होगा इस एल्कीन के ऊपर तो हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2 CH2 होल ट्वाइस BH, जिसको हम बोलेंगे डाई एंड प्रोपिल बोरेन। अभी भी बोरोन के पास एक हाइड्रोजन है, अभी भी एल्कीन का तीसरा मॉलिक्यूल आके ऐड ऑन होगा और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस B। ठीक है, तो ये हो गया ट्राई एंड प्रोपिल बोरेन। तो इस तरह से आपने देखा जो स्टेटमेंट 1 है वो तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट 1 में जो प्रोडक्ट कहा गया वो तो नहीं बन रहा है। और जब अब इस जो प्रोडक्ट बना हमारे पास यहाँ पे ट्राई एल प्रोपिल बोरेन, इस ट्राई एन प्रोपिल बोरेन का जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे H2O2 से बेसिक मीडियम में तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, जो कि रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। आइए अब आगे देखते हैं। तो जैसा कि अभी कहा गया स्टेटमेंट 1 क्या है, इनकरेक्ट है। अब जो ट्राई आइसोप्रोपिल बोरेन अगर आप लेते हैं उसका ऑक्सीडेशन H2O2 के साथ बेसिक मीडियम में कराते हैं तो आपके पास प्रोपेन 2 ऑल बनता है। ये बात बिल्कुल सही है। सो स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। तो इसका मतलब हो गया स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, और ऐसा आपको ऑप्शन 2 में दे रखा है, हेंस ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। क्वेश्चन नंबर 54 हाइड्रोकार्बन चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ज़रा देखिए, यहाँ आपसे पूछा गया है बेयर्स रिएजेंट इज़, यानी कि आपको बताना है बेयर्स रिएजेंट क्या होता है। तो आइए पहले इसके ऑप्शन देखते हैं, फिर इसका करेक्ट आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। आपके पास फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, सेकंड ऑप्शन दे रखा है एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, थर्ड ऑप्शन दे रखा है कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, और फोर्थ दे रखा है हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है यहाँ से, तो आंसर होगा इसका थर्ड, क्योंकि जो बेयर्स रिएजेंट है वो क्या होता है, कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, इट इज़ कॉल्ड एज बेयर्स रिएजेंट। सो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 55 केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ज़रा देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज़ नॉन ज़ीरो डाइपोल मोमेंट वैल्यू। आपको ये बताना है कि कौन से मॉलिक्यूल के पास नॉन ज़ीरो डाइपोल मोमेंट वैल्यू होती है, मतलब किसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं है। ठीक है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है CCl4, सेकेंड ऑप्शन है HI, थर्ड ऑप्शन है CO2 और फोर्थ ऑप्शन है BF3। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है HI, जो कि एक नॉन ज़ीरो डाइपोल मोमेंट वैल्यू रखता है, एक पोलर मॉलिक्यूल है। उसके अलावा जो भी आपको मॉलिक्यूल दे रखे हैं फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, वो नॉन ज़ीरो डाइपोल मोमेंट रखने वाले नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो आइए ज़रा पहले देखते हैं, साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हैं कि हम डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, या डाइपोल मोमेंट किसी भी मॉलिक्यूल का कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो देखिए ध्यान से, जब हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे कि डाइपोल मोमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला है ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल और दूसरा है जो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर उन पे। Okay, so dipole moment of a molecule depends on geometry of the molecule and also on the bond dipole present in the molecule. मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड डाइपोल कैसे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी है उस पर भी डिपेंड करेगा। इसका मतलब हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जिन मॉलिक्यूल्स की रेगुलर ज्योमेट्री होती है, चाहे रेगुलर लीनियर ज्योमेट्री हो, चाहे ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो, चाहे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो, मॉलिक्यूल का जो रिजल्टेंट नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दे रखा है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, हम अच्छे से जानते हैं CCl4 में कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इस वजह से इसकी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं जब ये रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखता है तो इसका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आएगा म्यू रिजल्टेंट विल बी ज़ीरो। ठीक है, तो ये तो ज़ीरो डाइपोल मोमेंट रखता है। सेकेंड HI जो है उसके अंदर जो HI बॉन्ड डाइपोल मोमेंट है वो पोलर है, लीनियर मॉलिक्यूल है ये, और इसका जो डाइपोल मोमेंट आता है वो आता है 0.38 डिबाई। तो ऑब्वियसली हमारा जो आंसर है HI वो एक नॉन ज़ीरो डाइपोल मोमेंट रखने वाला मॉलिक्यूल है जिसका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है 0.38 डिबाई। ठीक है, बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। चलिए आगे देखिए ध्यान से। थर्ड ऑप्शन की बात करें, CO2 मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन पर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, लीनियर ज्योमेट्री होती है इसमें, और आप देख सकते हैं दोनों जो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इस तरह से जो CO2 मॉलिक्यूल है लीनियर ज्योमेट्री रखने की वजह से, रेगुलर लीनियर ज्योमेट्री की वजह से इसका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो ज़ीरो आएगा। इसी तरह से जो हमारा BF3 मॉलिक्यूल है फोर्थ, इसमें बोरोन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, और रेगुलर ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होने की वजह से जो रिजल्टेंट जो तीनों बॉन्ड डाइपोल हैं BF इनका जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट आएगा मॉलिक्यूल का वो ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या देखा, CCl4, CO2 और BF3 जो है उनका तो ज़ीरो डाइपोल मोमेंट है, जबकि HI है वो एक नॉन ज़ीरो डाइपोल मोमेंट रखने वाला मॉलिक्यूल्स है जो भी यहाँ पे आपको गिवन मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं उनमें से। ओके, देयरफॉर CCl4, CO2 and BF3 हैव ज़ीरो डाइपोल मोमेंट व्हाइल HI हैज़ नॉन ज़ीरो डाइपोल मोमेंट अमॉन्ग द गिवन मॉलिक्यूल्स। इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन 2। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 जो है वो आपका एमीन्स वाले चैप्टर से, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड चैप्टर से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है, जहां आपको सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे फाइनल प्रोडक्ट X जो है रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट X वो पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 56, द मेजर प्रोडक्ट X फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेज। आपके सामने एक रिएक्शन सीक्वेंस दे रखी है जहाँ पे आपके पास बेंजीन रिंग पे 1 और 4 पोजीशन पे नाइट्रो और एथिल ग्रुप लगा रखे हैं, और इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का सबसे पहले आप Cl2 और FeCl3 से रिएक्शन कराते हैं, सेकेंड स्टेप में Sn और HCl से रिएक्शन कराते हैं, थर्ड स्टेप में Na-NO2 और HCl के साथ 273 से 278 केल्विन पर रिएक्शन कराते हैं, और फिर फोर्थ स्टेप में Ki के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिससे आपको मेजर प्रोडक्ट X फॉर्म होता है। मेजर प्रोडक्ट X क्या होगा उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और जिस क्वेश्चन जो आपको 56 यहाँ पूछा गया है जो कि एक तरह से मॉडरेट क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर आएगा वो है थर्ड। यानी जो थर्ड में आपके पास एथिल, क्लोरो और आइडो दे रखे हैं, जो इनकी पोजीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर 56 का थर्ड होगा। अब ये आया कैसे,
ये बना कैसे, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन क्या होगी। देखो स्टूडेंट्स, अगर हम 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को करने की बात कहें तो उसके हिसाब से हम इसको डिफ़िकल्टी की कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि जो क्वेश्चंस के अंदर रिएक्शंस दे रखी हैं वो बहुत ही कॉमन और बहुत ही फेमस रिएक्शंस हैं, इस हिसाब से हम इसको मॉडरेट की कैटेगरी में रख रहे हैं। तो देखिए, जो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन यहाँ हम रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या होंगी। देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमारे पास रिएक्टेंट दे रखा है, इसकी हम Cl2 और FeCl3 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो इस हाइड्रोकार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के तहत जब हैलोजिनेशन होगा तो यहाँ पे आपके पास क्लोरीन ग्रुप आके क्लोरोनियम आयन के फॉर्म में जुड़ेगा और हमारे पास प्रोडक्ट A बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें, जहाँ पे एथिल ग्रुप आपने ले रखा है उसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, सो क्लोरीन ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोनियम आयन आके ऑर्थो पोजीशन पे ऐड होगा। यहाँ से आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा प्रोडक्ट ए। अब इस प्रोडक्ट ए की रिएक्शन आप SN और HCl से कराएंगे तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप का जो यहाँ पे अटैच है इस प्रोडक्ट ए के अंदर उसका होगा रिडक्शन और नाइट्रो ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा NH2 के अंदर। तो आपका जो प्रोडक्ट बी बनेगा उसमें आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर एथिल और क्लोरो के साथ जो नाइट्रो था अब वो बी प्रोडक्ट के अंदर NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस हो जाते हैं, रिडक्शन हो जाता है उनका SN और HCl की प्रेजेंस में NH2 के अंदर। अब यहाँ पे आपकी फेमस डायजोटाइजेशन रिएक्शन होगी, जहाँ पे आप NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे। 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी और आपका जो NH2 ग्रुप है वो N2+ और Cl- यानी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपका जो सी प्रोडक्ट होगा वो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड होगा। और जब आप इसकी रिएक्शन Ki के साथ कराते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो N2+ रिप्लेस हो जाएगा, Cl- भी हट जाएगा और यहाँ I- आके बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा N2+ की जगह पे और आपका मेजर प्रोडक्ट X फॉर्म हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन 3 में दे रखा है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57 की। क्वेश्चन नंबर 57 आयनिक इक्विलिब्रियम से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। विच इंडिकेटर इज यूज्ड इन द टाइट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अगेंस्ट ऑक्सैलिक एसिड एंड व्हाट इज द कलर चेंज एट द एंड पॉइंट। यानी आपको बताना है कि जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की ऑक्सैलिक एसिड के साथ जब टाइट्रेशन कराते हैं वहाँ पे कौन सा इंडिकेटर यूज़ होता है और उस इंडिकेटर के यूज़ होने के दौरान जो एंड पॉइंट पर जो कलर चेंज ऑब्टेन्ड होगा वो क्या होता है। आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है फिनोफ्थलीन पिंक टू येलो, सेकंड ऑप्शन है अल्कलाइन KMnO4 कलरलेस टू पिंक, थर्ड ऑप्शन है फिनोफ्थलीन कलरलेस टू पिंक और फोर्थ ऑप्शन है मैथिल ऑरेंज येलो टू पिंकिश रेड कलर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है थर्ड, यानी जो आप इंडिकेटर यूज़ करेंगे वो है फिनोफ्थलीन और वहाँ जो एंड पॉइंट पे कलर चेंज होगा वो है कलरलेस टू पिंक। आइए अब इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं कि ये कैसे हुआ। देखिए ध्यान से, हम अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट्स कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि जो ऑक्सैलिक एसिड होता है वो एक वीक एसिड है। यानी कि हम यहाँ जो टाइट्रेशन करवा रहे हैं वो टाइट्रेशन हो रही है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के बीच में। और हम अच्छे से जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के टाइट्रेशन के लिए फिनोफ्थलीन जो है उसको हम एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं। ठीक है, फिनोफ्थलीन जो है वो एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहता है, जबकि वो बेसिक मीडियम में अल्कलाइन मीडियम में पिंक कलर देता है। इसीलिए जब एंड पॉइंट आएगा इस टाइट्रेशन के दौरान तो मीडियम वीकली एसिडिक से बेसिक में कन्वर्ट होगा। पहले मीडियम वीकली एसिडिक होगा ऑक्सैलिक एसिड की वजह से, और जब उसमें आप NaOH मिलाओगे तो मीडियम वीकली एसिड से बेसिक की तरफ जाएगा। इस वजह से जो कलर चेंज होगा फिनोफ्थलीन इंडिकेटर मिलाने के दौरान वो होगा कलरलेस से पिंक। ठीक है, सो वी कैन से सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड ऑक्सैलिक एसिड इज अ वीक एसिड। सो फॉर द टाइट्रेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड फिनोफ्थलीन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर. Phenolphthalein remains colorless in the acidic medium while gives pink color in the alkaline medium. At the end point, medium becomes weakly acidic to basic, so the color change by phenolphthalein indicator is from colorless to pink. और ऐसा आपको कहाँ दे रखा है? ऐसा आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया पीरियोडिक टेबल चैप्टर से, और इसमें थोड़ी अदर चैप्टर्स की भी इन्फॉर्मेशन साथ में ऐड कर दी गई है, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है, बट फिर भी ये इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में ही आएगा। देखिए ध्यान से, लिस्ट 1 में आपके पास एटम्स और मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, जबकि लिस्ट 2 में उनकी प्रॉपर्टीज़ का जिक्र किया गया है। ठीक है, हम इनको पी ब्लॉक चैप्टर की भी बात कर सकते हैं, हम इसको पीरियोडिक टेबल चैप्टर के अंदर भी रख सकते हैं, इसलिए मिक्स्ड चैप्टर का क्वेश्चन इसे मान सकते हैं, बट ओवरऑल ये ईजी की कैटेगरी में आएगा।
लिस्ट 1 में आपके पास दे रखा है ए ऑप्शन में, ए जो है उसमें है नाइट्रोजन एटम, बी फ्लोरीन मॉलिक्यूल, सी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और डी जेनॉन एटम। लिस्ट 2 में आपके पास फर्स्ट दे रखा है पैरामैग्नेटिक, सेकंड में कहा गया मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन ग्रुप 18, थर्ड में आपको कहा गया एलिमेंट विथ हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन ग्रुप 15 और फोर्थ में आपको कहा गया स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको बताना है कि जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शंस जो दे रखे हैं उसमें से क्या होगा। तो आइए पहले इसके ऑप्शंस की बात करते हैं, फिर करेक्ट आंसर की बात करते हैं और फिर एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं कि लिस्ट 1 के अगेंस्ट प्रॉपर मैचिंग लिस्ट 2 से क्या होगी। देखिए ध्यान से, ऑप्शन 1 आपको कह रहा है ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का सेकंड। ऑप्शन 2 आपको कह रहा है ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, सी का थर्ड, डी का सेकंड। ऑप्शन 3 आपको ये कह रहा है कि ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। और ऑप्शन 4 में दिया गया है ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है फोर्थ, यानी ए के लिए जो करेक्ट मैचिंग है वो होगी थर्ड, बी के लिए करेक्ट मैचिंग होगी फोर्थ, सी के लिए करेक्ट मैचिंग होगी फर्स्ट और डी के लिए करेक्ट मैचिंग होगी सेकंड। अब आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ऐसा क्यों है। देखो, सबसे पहले जब हम नाइट्रोजन एटम की बात करें तो हम अच्छे से जानते हैं ये नाइट्रोजन एटम जो है ये है एलिमेंट विथ हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन ग्रुप 15। ग्रुप 15 का यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं है, नाइट्रोजन ही है और उसकी हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है ग्रुप 15 के अंदर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके कंपैरिजन में। तो नाइट्रोजन एटम के लिए करेक्ट मैचिंग हो जाएगी एलिमेंट विद हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन ग्रुप 15, जो कि आपको दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन के अंदर। तो मतलब जो आपको दे रखा है थर्ड ऑप्शन के अंदर, तो ए का करेक्ट मैचिंग हो जाएगा थर्ड। इसी तरह से हम नेक्स्ट बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन मॉलिक्यूल जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा कि ऐसा क्यों होता है, इसका करेक्ट रीज़न क्या है। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। इसका जवाब भी आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक क्यों होता है और अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं और कौन से ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ हम बात करें जेनॉन एटम की, जेनॉन एटम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है ग्रुप 18 के अंदर, इसीलिए सबसे ज़्यादा कंपाउंड जो बनाता है ग्रुप 18 के अंदर वो जेनॉन ही बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो फोर्थ हो जाएगा। ए की करेक्ट मैचिंग थर्ड है, बी की फोर्थ है, सी की फर्स्ट है और डी की सेकंड है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये जो मैंने आपसे भी कहा है इनका जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जैसा कि अभी कहा गया क्वेश्चन नंबर जो 58 था उसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन 4, ए का 3, बी का 4, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से पूछा गया एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट द वन विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। आपके सामने 4 ऑप्शंस के अंदर 4 अलग अलग प्रोसेस का जिक्र किया गया है, आपको बताना है कौन सा प्रोसेस कोरोजन का एग्जाम्पल नहीं है। ध्यान से देखिएगा, नॉट पूछा है तो 3 तो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कोरोजन के हैं, एक ऐसा है जो कोरोजन का एग्जाम्पल नहीं है। पहला ऑप्शन है रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट, ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन का एग्जाम्पल होता है। सेकेंड है प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, क्या वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से जो आप हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं क्या वो कोरोजन का एग्जाम्पल है। थर्ड ऑप्शन देखिए टार्निशिंग ऑफ सिल्वर और फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्रॉन्ज ऑर्नामेंट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेकंड, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर आप कराते हैं और हाइड्रोजन वहाँ से प्रोड्यूस करते हैं वो कोरोजन का एग्जाम्पल नहीं है। उसके अलावा जो बाकी तीनों ऑप्शन दे रखे हैं 1, 3 और 4 वो सभी कोरोजन का एग्जाम्पल हैं। आइए एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने कहा रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट जो है, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर है और डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्रॉन्ज ऑर्नामेंट्स जो है ये सारे कोरोजन के एग्जाम्पल हैं, जबकि प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आ रही बात समझ में, ये कोरोजन का एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, जहां आपको डी ब्लॉक चैप्टर से एक मॉडरेट क्वेश्चन पूछा गया है। मॉडरेट इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है और आपको ये बताना है कि कहाँ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट सेम आएगा, और उसके लिए आपको जितनी भी स्पीसीज दी गई है उन सभी का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करके देखना होगा या नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने होंगे, ताकि फिर पता चल सके कि कहाँ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट सेम है और कहाँ सेम नहीं है। सो टाइम कंज्यूमिंग
पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये एक मॉडरेट क्वेश्चन है। देखिए ज़रा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 60। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस विल हैव सेम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज विद इन द पेयर। यानी आपको जो चार यहाँ पे दे रखे हैं ऑप्शंस, इनमें आपके पास जो पेयर ऑफ आयंस दे रखे हैं इनमें से आपको ये बताना है कि कौन से पेयर ऑफ आयंस में सेम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यूज़ होती हैं। ऑप्शन ए आपके पास है Zn+2 टाइटेनियम +2, ऑप्शन बी आपके पास है क्रोमियम +2 Fe+2, ऑप्शन सी आपके पास है टाइटेनियम +3 कॉपर +2 और ऑप्शन 4 आपके पास है वेनेडियम +2 और कॉपर प्लस। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपके पास उसके लिए क्वेश्चन के लिए ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है सी एंड डी ओनली, दूसरा ऑप्शन है ए एंड डी ओनली, तीसरा ऑप्शन है ए एंड बी ओनली एंड चौथा ऑप्शन है बी एंड सी ओनली। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी 60 के लिए जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज़ बी एंड सी ओनली, ये करेक्ट है। और यहाँ जो पेयर्स आपको दे रखे हैं बी और सी ऑप्शन में, इनमें सेम स्पिन ओनली मैग्नेटिक वैल्यूज़ मिलती हैं। अब ये सेम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यूज़ कैसे आई हैं, तो एक बार हम सभी के स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यूज़ निकाल के देखते हैं, तब अपने आप समझ में आ जाएगा कि कहाँ वैल्यू सेम है और कहाँ वैल्यू डिफरेंट है। तो आइए इस क्वेश्चन नंबर 60 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं स्टूडेंट्स कि मैग्नेटिक मोमेंट जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, μs = n+2 बोर मैग्नेटॉन, जहाँ n जो है वो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को बताता है। सबसे पहले हम देखें Zn+2, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d10 4s0। यहाँ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स n0 है, तो जो म्यू है उसकी वैल्यू भी आ जाएगी 0.0 बोर मैग्नेटॉन। नेक्स्ट देखिए टाइटेनियम +2, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d2 4s0। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे क्योंकि दोनों डी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, जिस वजह से 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट म्यू आएगा दैट विल बी 2.84 बोर मैग्नेटॉन। नेक्स्ट हम थर्ड आयन की बात करें, वो है क्रोमियम +2। क्रोमियम 2+ जो है उसके लिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d4 4s0। यहाँ आपके पास 4 डी ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, इसलिए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू 4 हो जाएगी और जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है वो 4.92 बोर मैग्नेटॉन आएगा। नेक्स्ट हम बात करें Fe+2 आयन के लिए, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 3d6 4s0। यहाँ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं n की वैल्यूज़ जो है वो आएगी 4, और ये 4 क्यों आएगी, क्योंकि 3d6 है। पहले आप 5 इलेक्ट्रॉन 5 ऑर्बिटल में रखेंगे, फिर एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, तो आपके पास जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो बचेंगे 4, और ऐसा होने पर आपके पास जो म्यू की वैल्यू आएगी वो आएगी 4.92 बोर मैग्नेटॉन। नेक्स्ट हम बात करें टाइटेनियम 3+, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 3d1 4s0। इसका मतलब जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से आपके पास जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आएगा दैट विल बी μ = 1.73 बोर मैग्नेटॉन। इसी तरह से अगर हम बात करें कॉपर +2 के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 3d9 4s0। यहाँ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है 1, क्योंकि 3d9 है। पहले 5 इलेक्ट्रॉन्स आप अरेंज करेंगे, उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन्स फर्दर अरेंज करेंगे तो सारे पेयर्ड हो जाएंगे, एक बचेगा वो अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। तो 3d9 जो है उसमें आप अरेंज करेंगे जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को, तो आपके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एक ही बचेगा। तो इस तरह से आपका जो कॉपर +2 आयन के लिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आएगा दैट विल बी 1.73। अब उसके बाद वेनेडियम 2+ की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 3d3 4s0। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 3, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज 3.87 बोर मैग्नेटॉन। कॉपर प्लस के लिए बात करें आर्गन 3d10 4s0, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 0, क्योंकि 3d10 फुलफिल्ड हो गया। अब आपके पास जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आएगा दैट विल बी 0.0 बोर मैग्नेटॉन। तो इस तरह से आपने देखा जो भी स्पीसीज यहाँ आपको दे रखी हैं सबके आपको या तो n निकाल के चेक करना होगा या स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के चेक करना होगा। आप चाहें तो n से ही कर सकते हैं टाइम को बचाने के लिए, लेकिन आपको n तो सभी का कैलकुलेट करना होगा। उसके लिए करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद n की वैल्यूज़ देखनी है और फिर देखना है कहाँ n सेम है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो देखिए ध्यान से, तो इस तरह से आपने देखा हेंस द पेयर ऑफ आयंस हैविंग सेम मैग्नेटिक मोमेंट आर क्रोमियम 2+ एंड Fe2+ एंड टाइटेनियम 3+ एंड कॉपर 2+, राइट। तो जिन आयंस का मैग्नेटिक मोमेंट सेम है वो हैं क्रोमियम 2+ और Fe2+ और टाइटेनियम 3+ और कॉपर 2+, और ऐसा आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 में जहाँ लिखा है B एंड C ओनली, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, जहाँ पे आपको केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से एक इजी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या कहता है। एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यूज फॉर द इक्विलिब्रिया आर गिवन बिलो। आपके सामने एक रिएक्शंस दे रखी हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस दे रखी हैं इक्विलिब्रियम पर, पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे। आपको बताना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, और उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यूज भी दे रखा है, आपको उनका रिलेशन बताना है। फर्स्ट इक्वेशन आपको दे रखी है वो है 3a2 + b2 गिव्स 2a3b। ये इस इक्वेशन का आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया K1। और जो सेकंड इक्विलिब्रियम आपको दे रखा है वो है a3b गिव्स 3/2a2 + 1/2b2। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। आपको बताना है रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2 क्या होगा। ठीक है, आइए पहले इसके ऑप्शन देखते हैं, फिर इसका करेक्ट आंसर और करेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है K1² = 2K2। दूसरा ऑप्शन है K2 = K1/2। तीसरा ऑप्शन है K1 = 1/√K2। और फोर्थ ऑप्शन है K2 = 1/√K1। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको कंसेप्ट आता है तो वास्तव में ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसमें दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे, तो ये मॉडरेट की कैटेगरी में भी रख सकते हैं इसको, लेकिन ओवरऑल ये इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में ही आएगा। क्या कहता है देखो, इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ, यानी K2 जो आएगा वो 1/√K1 आएगा। हम अच्छे से बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, और हम ये बताते हैं कि जब भी हम वे ऑफ राइटिंग द रिवर्सिबल रिएक्शन को चेंज करते हैं तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिवर्स होगा, रेसिप्रोकल होगा, इनवर्स होगा। Okay, so when the way of writing a reversible reaction is changed, then the new equilibrium constant is the inverse or reciprocal of the previous equilibrium constant। यानी अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन का केसी देखते हो तो वो 1/Kc ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होगा। इसका मतलब जब आप वे ऑफ राइटिंग द रिएक्शन केवल चेंज कर रहे हैं, फॉरवर्ड को बैकवर्ड और बैकवर्ड को फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो Kc जो फॉरवर्ड रिएक्शन का होगा वो 1/Kc बैकवर्ड के बराबर आ जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप चेंज करते हैं किसी रिवर्सिबल रिएक्शन की स्टोकियोमेट्री को, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो पावर है वो भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। सो ऑन चेंजिंग द स्टोकियोमेट्री ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन, द पावर रेज्ड टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंजेस अकॉर्डिंगली। जो पावर लगा रखी है आपने, पावर रेज्ड कर रखी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, वो भी उसी स्टोकियोमेट्री के चेंज करने के अकॉर्डिंग, उसी फैक्टर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। अब देखिए जो आपके पास गिवन रिएक्शन है उसमें क्या कहा गया है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको अगर आप ध्यान से देखें, 3a2 + b2 गिव्स 2a3b। यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। और आप जब सेकेंड इक्वेशन को देखें तो आपने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को उल्टा लिख दिया, वे ऑफ राइटिंग द रिएक्शन चेंज कर दिया, यानी K2 जो आएगा वो 1/K1 तो होगा ही होगा। फिर आप यहाँ देखिए, यहाँ प्रोडक्ट में आपके पास 2a3b है और यहाँ आपने 1a3b कर दिया, यानी कि आपने स्टोकियोमेट्री को हाफ कर दिया। तो जैसा कि आपको कहा गया, वे ऑफ राइटिंग द रिएक्शन भी चेंज किया है, तो K2 जो आएगा वो 1/K1 होगा, और स्टोकियोमेट्री को भी हाफ किया है, तो जो K1 की पावर हाफ होगी K2 के बराबर। ओके, तो a3b जो होगा 3/2a2 और 1/2b2 अगर हम K2 कह रहे हैं, यानी यहाँ पे दोनों काम किए गए हैं। बोथ द वे ऑफ राइटिंग द रिवर्सिबल रिएक्शन इज चेंज्ड एज वेल एज द स्टोकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन इज हाफ्ड। सो K2 जो आएगा वो K1 का अपॉन भी आएगा और पावर भी हाफ हो जाएगी, तो हम बोल देंगे K2 विल बी 1/√K1 और K1 का पावर हाफ। और ऐसा आपको दे रखा है फोर्थ ऑप्शन में, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 की अगर हम बात करें तो एक मॉडरेट क्वेश्चन है जो कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से पूछा गया है ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिबिलिटी। देखिए क्या कहता है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉलिबिलिटीज इन क्लोरोफॉर्म। यानी आपको ये बताना है कि जो आपके पास कंपाउंड्स दे रखे हैं इनकी सॉलिबिलिटीज क्लोरोफॉर्म के अंदर क्या होगी और उन सॉलिबिलिटीज का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। आपके पास जो कंपाउंड्स दे रखे हैं उसमें है NaCl, दूसरा है CH3OH, तीसरा है साइक्लोहेक्सेन और चौथा है CH3CN। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, सोडियम क्लोराइड, मेथनॉल, साइक्लोहेक्सेन और एथेन नाइट्राइल। इसके लिए जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन, जो पहले चार ऑप्शन दे रखे हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है NaCl, CH3CN, CH3OH और साइक्लोहेक्सेन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। दूसरा ऑप्शन है CH3OH, CH3CN, NaCl एंड साइक्लोहेक्सेन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। और तीसरा ऑप्शन है NaCl, CH3OH, CH3CN और साइक्लोहेक्सेन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। और फोर्थ है आपके पास साइक्लोहेक्सेन,
CH3CN, CH3OH एंड NaCl इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है फर्स्ट, जहां आप कहेंगे कि NaCl की सॉल्युबिलिटी सबसे कम है और साइक्लोहेक्सेन की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है। आइए इसको समझते हैं, एक एक करके सभी की बात करते हैं। पहले क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं जो आपका सॉल्वेंट है, और फिर जो बाकी सॉल्यूट्स आपको दे रखे हैं उनकी भी बात करते हैं। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन पूछा है। इसमें हम जो बात कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म की, CHCl3 की, ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, और जो हमारे सॉल्यूट्स कोवलेंट नेचर के होंगे, नॉन पोलर नेचर के होंगे, वो इसमें ज़्यादा डिजॉल्व होंगे, ज़्यादा सॉल्युबल होंगे, राइट। क्लोरोफॉर्म इज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, हैज़ द सॉल्यूट विथ कोवलेंट नेचर और नॉन पोलर नेचर विल बी मोर सॉल्युबल इन CHCl3, राइट। अगर हम बात करें सॉल्यूट्स हैविंग मोर पोलैरिटी, मोर डायपोल मोमेंट विल बी लेस सॉल्युबल इन CHCl3। आ रही बात समझ में? जिन सॉल्यूट्स की पोलैरिटी ज़्यादा होगी, डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, वो CHCl3 में कम सॉल्युबल होंगे, जबकि अगर हम बात करें नॉन पोलर नेचर वाले, कोवलेंट नेचर वाले सॉल्यूट्स की, उनकी सॉल्युबिलिटी CHCl3 में ज़्यादा होगी। अब हम एक एक करके सबकी बात कर लेते हैं और सबकी सॉल्युबिलिटी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए बात करें NaCl की, तो NaCl तो भैया आयनिक कंपाउंड होता है, सबसे ज़्यादा पोलर है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी विदाउट एनी डाउट। और जो साइक्लोहेक्सेन है वो तो एक नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो आपका आंसर यहीं से आ जाएगा कि NaCl बीइंग द मोस्ट पोलर आयनिक कंपाउंड विल बी लीस्ट सॉल्युबल, while the cyclohexane being the non-polar covalent compound will be most soluble। ठीक है। अब बात करें CH3CN और CH3OH की, तो आप डायपोल मोमेंट से चेक कर लें, उससे पोलर नेचर का समझ में आ जाएगा। तो जो डायपोल मोमेंट है या जो पोलर नेचर है CH3CN का, वो CH3OH की तुलना में ज़्यादा होता है। जब CH3CN का डायपोल मोमेंट ज़्यादा है, पोलर नेचर ज़्यादा है CH3OH से, तो फिर CH3CN की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो CH3OH की तुलना में कम होगी इन क्लोरोफॉर्म, राइट। सो डायपोल मोमेंट और पोलर नेचर ऑफ CH3CN इज मोर as compared to CH3OH, so the solubility of CH3CN is less than that of CH3OH in chloroform। तो इस तरह से जो करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन क्लोरोफॉर्म क्या आ जाएगा, सबसे कम सॉल्युबिलिटी होगी NaCl की, उससे ज़्यादा CH3CN की, उससे ज़्यादा CH3OH की, और सबसे ज़्यादा होगी साइक्लोहेक्सेन की। ठीक है, और ये आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 में, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की, जो कि पी ब्लॉक और हम कह सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग को मिला के मिक्स क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ध्यान से, इजी क्वेश्चन है ये भी। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट PCl5। PCl5 मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है PCl5 पोजेस 2 डिफरेंट Cl-PCl बॉन्ड एंगल्स। जो PCl5 मॉलिक्यूल है उसमें 2 तरह के Cl-PCl बॉन्ड एंगल्स होते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ऑल 5 PCl बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल इन लेंथ। सारे के सारे जो PCl के जो 5 बॉन्ड्स हैं, 5 PCl बॉन्ड्स हैं, वो आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है PCl5 एग्जिबिट्स sp3d हाइब्रिडाइजेशन। PCl5 में जो फॉस्फोरस एटम है उस पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है PCl5 कंसिस्ट ऑफ 5 PCl सिग्मा बॉन्ड्स। PCl5 मॉलिक्यूल में 5 जो हैं सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, फॉस्फोरस क्लोरीन सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, जो PCl5 के रेस्पेक्ट में सही नहीं है, तो वो हो जाएगा सेकंड, क्योंकि सेकंड में जो बात कही गई है वो PCl5 के लिए करेक्ट नहीं है। रिमेनिंग जो 1, 3 और 4 स्टेटमेंट्स में जो PCl5 के लिए बात कही गई है वो बिल्कुल सही है। आइए कैसे, पहले तो आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। फॉस्फोरस पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इन PCl5 मॉलिक्यूल फॉस्फोरस एटम शोज sp3d हाइब्रिडाइजेशन हैविंग 5 PCl सिग्मा बॉन्ड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं 5 PCl सिग्मा बॉन्ड्स हैं और sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर स्टेटमेंट जो 2 को छोड़ के 3 और 4 जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट है।
यहाँ पर अगर हम बॉन्ड एंगल्स की बात करें तो जो तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो आपके पास दिख रहे हैं क्लोरीन, उनके साथ बॉन्ड एंगल 120 का है, जबकि जो एक्सियल पोजीशन पे दिख रहे हैं उन पे बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री का है। तो हम ये कह देंगे कि यहाँ जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है उसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल आएंगे वो आएंगे 120 डिग्री और 90 डिग्री। तो पहला स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट में बात कही गई है कि 5 PCl बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, ये गलत है, क्योंकि आप ध्यान से देखिए कि जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं वो लॉन्गर हैं और वीकर हैं, जबकि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं वो शॉर्टर हैं और स्ट्रॉन्गर हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि फॉस्फोरस के अंदर PCl5 के अंदर मॉलिक्यूल के अंदर जो 5 PCl बॉन्ड्स हैं वो आइडेंटिकल नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है। एक्सियल बॉन्ड्स की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा है, लॉन्गर बॉन्ड्स हैं वो, और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से वो वीक बॉन्ड्स की कैटेगरी में आते हैं, कंपैरेटिवली वीकर होते हैं। जबकि जो इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड्स हैं वहाँ बॉन्ड लेंथ कम है, वो शॉर्टर बॉन्ड्स हैं, इस वजह से कंपैरेटिवली उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उनको हम स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। सो स्टेटमेंट 1, 3, 4 तो करेक्ट है PCl5 के लिए, जबकि स्टेटमेंट 2 जो है PCl5 के लिए इनकरेक्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 जो है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द वर्क डन इन एन एक्सपेंशन एंड हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड व्हेन 5 liters ऑफ एन आइडल गैस एट 10 atmospheric pressure isothermally expands into vacuum until volume is 15 liters। यानी आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है उस कंडीशन के लिए जहाँ पे वर्क डन होगा एक्सपेंशन के दौरान और हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होगी जब 5 लीटर ऑफ आइडल गैस 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आइसोथर्मली वैक्यूम के अंदर एक्सपेंड करती है जब तक कि उसका वॉल्यूम 15 लीटर ना हो जाए। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है बोथ द हीट एंड वर्क डन विल बी ग्रेटर देन 0, यानी हीट की वैल्यू और वर्क डन की वैल्यू 0 से ज़्यादा आएगी। दूसरा, हीट एब्जॉर्ब्ड विल बी लेस देन 0 एंड वर्क डन विल बी पॉजिटिव, जो हीट एब्जॉर्ब्ड होगी वो 0 से कम होगी लेकिन वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा। तीसरा, वर्क डन विल बी 0 एंड हीट विल ऑल्सो बी 0, वर्क डन भी 0 आएगा और हीट भी 0 आएगी। आइए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, फिर इसके करेक्ट आंसर की और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है वर्क डन विल बी ग्रेटर देन 0 एंड हीट विल रिमेन 0। तो इन जो ऑप्शंस इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। कैसे आएगा थर्ड, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले हम अच्छे से जानते हैं फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी 0, जब प्रोसेस आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी 0 होगा। इंटरनल एनर्जी चेंज की बात करें डेल्टा यू की तो हम लिखते हैं एन सी वी डेल्टा टी, और क्योंकि डेल्टा टी 0 है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो डेल्टा यू की वैल्यू भी 0 आएगी। क्योंकि हमारा जो एक्सपेंशन है वो वैक्यूम के अंदर हो रहा है और वैक्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता, फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस होता है, तो हम कहेंगे एक्सटर्नल प्रेशर 0 है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, जब पी एक्सटर्नल ही 0 है तो वर्क डन भी 0 आएगा। तो अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे अगर अप्लाई करें तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस होने की वजह से डेल्टा टी 0 होने की वजह से डेल्टा यू 0 आ गया और एक्सटर्नल प्रेशर 0 होने की वजह से वर्क डन भी 0 आ गया। तो इस तरह से जो क्यू आएगा वो आ जाएगा 0, और ऐसा आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 में। आगे बात समझ में, बहुत ही ईजी क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से पूछा गया जिसका सही आंसर है थर्ड। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए, द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड इज, जो कंपाउंड आपके सामने दे रखा है इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं 4 एथिल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, सेकेंड ऑप्शन है 4 एथिल 1 फ्लोरो 6 नाइट्रोबेंजीन, थर्ड ऑप्शन है 3 एथिल 6 फ्लोरो 1 नाइट्रोबेंजीन, और फोर्थ ऑप्शन है 1 एथिल 4 फ्लोरो 3 नाइट्रोबेंजीन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट
बिकॉज हम अच्छे से जानते हैं, एक्सप्लेनेशन में हम उसी की बात करेंगे कि हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, और जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं सबको उसी के अकॉर्डिंग कम से कम नंबर मिलना चाहिए। अगर हम एथिल से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4, 3 और 4 मिलेगा पोजीशंस को, लेकिन अगर हम फ्लोरो से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4, तो 1 2 4 इज़ द लोएस्ट नंबरिंग, 1 3 4 इज़ द हाईएस्ट नंबरिंग, और हम लोएस्ट लोकेंट सम रूल को भी अप्लाई करें, पोजीशंस को भी देखते हुए चलें, तो करेक्ट नंबरिंग के अकॉर्डिंग जो नाम आएगा वो होगा 4 एथिल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन। ईजी क्वेश्चन IUPAC का यहाँ पे आपसे पूछा गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, जहाँ रेडॉक्स रिएक्शन को और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को मर्ज करते हुए, मिक्स करते हुए एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया। इसको हम मॉडरेट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखते हैं। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयंस एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको बताना है कि जो सेट ऑफ आयंस यहाँ दे रखे हैं उनमें से कौन सा पेयर ऑफ आयंस, सेट ऑफ आयंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। देखो यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल लग रहा है कि आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही बताना है, लेकिन यहाँ पे जो आपको आयंस दे रखे हैं वो सारे लैंथेनॉइड्स के आयंस हैं। पहला ऑप्शन है सीरियम 4+ एंड Tb+4, सेकेंड ऑप्शन है La+3 एंड Lu3+, थर्ड ऑप्शन है Eu2+ एंड Yb2+, फोर्थ ऑप्शन है Eu2+ एंड Tb4+। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फर्स्ट, यानी फर्स्ट वाले जो पेयर ऑफ आयंस हैं ये एक्चुअल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। अब ऐसा क्यों है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये कंसेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं। जो हमारे पास लैंथेनॉइड्स होते हैं उनकी कॉमन और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, इसलिए जितने भी लैंथेनॉइड आयंस जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं +3 से, वे सभी ये चाहेंगे कि वो रिड्यूस होकर +3 में आ जाएं, और जब वो रिड्यूस होंगे खुद दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। इसीलिए सीरियम 4+ और Tb4+ ईजिली रिड्यूस हो जाते हैं और अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाते हैं, इसीलिए अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इनको ट्रीट किया जाता है, राइट। वही बात यहाँ पे कही गई है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दो सब्सटेंसेज विच ऑक्सीडाइजेज अदर्स एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। ये तो डेफिनेशन हो गई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। फिर क्या बोला सेकंड पॉइंट, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड इज +3। लैंथेनॉइड्स की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है। सो द लैंथेनॉइड्स आयंस हैविंग higher oxidation state than +3 will have tendency to get reduced। तो जो लैंथेनॉइड आयन +3 से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं उनमें टेंडेंसी होगी कि वो रिड्यूस हो जाएं और +3 पे आ जाएं, एंड दस एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इस तरह से जब वो खुद का रिडक्शन करेंगे तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहलाएंगे। Therefore, Cerium+4 and Tb+4 will get reduced easily and will be good oxidizing agents. Hence, the correct answer is option number 1. तो क्वेश्चन नंबर 66 बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे डी ब्लॉक और रेडॉक्स रिएक्शन को मिक्स करके एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। आइए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स चैप्टर से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट रिएक्शन अमॉन्ग द फॉलोइंग। आपके सामने 4 रिएक्शंस दे रखी हैं, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स और रिएजेंट भी बता रखे हैं। आपको ये बताना है कि कौन सी रिएक्शन करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं की गई है। पहले ऑप्शन में कहा गया है CH3COCl, जिसको आप वाटर के साथ हीट कर रहे हैं तो वहाँ से आपके पास CH3COH बन जाएगा। सेकेंड में आपके पास बेंज अमाइड C6H5CONH2 दे रखा है, जिसको फर्स्ट स्टेप पे आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 के साथ ट्रीट करते हैं, सेकेंड स्टेप में उसको H2O के साथ ट्रीट करते हैं, तो आपके पास C6H5COH यानी कि बेंजोइक एसिड फॉर्म हो जाता है। थर्ड ऑप्शन में आपको कहा गया है कि CH3CH2OH, एथेनॉल को आप KMnO4 और OH के साथ ट्रीट करते हैं फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में उसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं एसिडिक मीडियम में, तो आपके पास CH3COH मिल जाता है। और फोर्थ आपको कह रहा है कि आपने लिया है CH3CH2CH2OH प्रोपेन 1ऑल, CrO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो बन जाएगा CH3CH2COOH। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सेकंड, क्योंकि सेकंड वाली रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना रखा है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। रिमेनिंग जो 1, 3, 4 रिएक्शंस हैं वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। तो आइए देखते हैं सेकंड का करेक्ट आंसर कैसे आया
मतलब सेकंड की जो करेक्ट रिएक्शन है वो क्या होनी चाहिए उसकी बात करते हैं। तो देखिए एक्सप्लेनेशन। तो जैसा कि कहा गया रिएक्शन 1, 3 एंड 4 आर द करेक्ट बट रिएक्शन 2 इज इनकरेक्ट। 2 वाली रिएक्शन जो वो इनकरेक्ट है, क्यों इनकरेक्ट है? बिकॉज द रिडक्शन ऑफ एसिड अमाइड बाय LiAlH4 फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। यानी जब आप एसिड अमाइड का रिडक्शन कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से और उसके बाद जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो आपके पास प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होता है। अगर आपने बेंजामाइड एज ए रिएक्टेंट लिया है, फर्स्ट स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट कर रहे हैं, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा बेंजिल अमीन C6H5CH2NH2। इसका मतलब ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर है क्योंकि 2 वाली रिएक्शन अप्रोप्रिएट नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से पूछा गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दे रखा है। जनरली स्टूडेंट्स एनसीईआरटी में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन है उसको इतना सीरियसली नहीं देखते हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के और डीप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से। मॉडरेट क्वेश्चन की कैटेगरी में हम इसको रखेंगे क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स इतने फैक्ट्स इजीली रिवाइज करते नहीं हैं, और अगर आप फैक्ट्स रिवाइज करके जाते हैं, एनसीईआरटी ढंग से रिवाइज करके जाते हैं, तो ये इजी क्वेश्चंस की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, डीएनएफ ब्लॉक से पूछा गया है। द यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन बैंड्स इन द स्पेक्ट्रा ऑफ लैंथेनॉइड आयंस आर एक्स probably because of the excitation of electrons involving y. X and y are respectively. Options are broad and f orbitals, second narrow and f orbitals, third broad and d and f orbitals, fourth नैरो एंड डी एन एफ ऑर्बिटल्स। तो पहली बात तो क्लियर है कि जो आपसे यहाँ बात की जा रही है वो लेंथेनॉइड्स की जा रही है, और लेंथेनॉइड्स के जो स्पेक्ट्रा आते हैं, यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन बैंड्स आते हैं, वो नैरो होंगे या ब्रॉड होंगे, पर होंगे तो एफ ऑर्बिटल की वजह से। यानी जो थर्ड और फोर्थ आंसर है वो तो बिल्कुल गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2। क्यों? क्योंकि जो लेंथेनॉइड आयंस हैं उनके जो यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन बैंड्स आते हैं वो नैरो होते हैं, हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है, और जो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो विद इन एफ ऑर्बिटल होगा। राइट, तो करेक्ट आंसर हो गया सेकंड, बिकॉज इन लेंथेनॉइड आयंस द यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन बैंड्स आर नैरो, एंड दूसरी बात बिकॉज ऑफ द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द एफ ऑर्बिटल्स, इसलिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछा गया, एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन इज एन। एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन क्या होता है? देखिए ध्यान से, ऑप्शंस की बात करते हैं पहले, फिर आंसर और एक्सप्लेनेशन का जिक्र करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हेक्साडेंटेट लिगेंड, सेकंड ऑप्शन है एम्बीडेंटेट लिगेंड, थर्ड ऑप्शन है मोनोडेंटेट लिगेंड, और फोर्थ ऑप्शन है बाइडेंटेट लिगेंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, हेक्साडेंटेट लिगेंड। देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन की जब हम बात करें, एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट आयन जो है वो एक हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, क्योंकि वो अपने टोटल 6 साइट से बाइंड करता है, 2 जिसमें नाइट्रोजन एटम है बाइंडिंग साइट, और 4 उसमें ऑक्सीजन एटम है बाइंडिंग साइट, जो कि सेंट्रल मेटल आयन के साथ जुड़ते हैं। यही बात यहाँ पे कही गई है कि एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट आयन इज एन हेक्साडेंटेट लिगेंड एज इट कैन बाइंड थ्रू 2 नाइट्रोजन एटम्स, देख सकते हैं आप 2 नाइट्रोजन एटम्स से बाइंड करता है, एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स, 4 ऑक्सीजन एटम्स जो टेट्राएसीटेट के साथ है उनसे वो बाइंड करता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पूछा गया। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते ही देखते हम आ गए इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 70 पे, जो कि सॉल्यूशन चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ज़रा ध्यान से देखिए, द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ m/20 एक्वा सॉल्यूशन इज। आपको बताना है m/20 का 250 ml सॉल्यूशन बनाना है ग्लूकोज का, उसके लिए ग्लूकोज की कितनी अमाउंट चाहिए। ग्लूकोज का मोलर मास दे रखा है 180 ग्राम पर मोल। आपके पास ऑप्शन है 2.25 ग्राम, 4.5 ग्राम, 0.44 ग्राम एंड 1.125 ग्राम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फर्स्ट। आइए देखिए कैसे। तो हम जानते हैं मोलैरिटी की बात की गई है, आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। मोलैरिटी का फॉर्मूला देखते हैं, उसमें वैल्यू पुटअप करते हैं, फिर इसका करेक्ट आंसर कैसे आया वो अपने आप पता चल जाएगा हमको। देखिए ध्यान से, मोलैरिटी का फॉर्मूला M is equal to W solute into 1000 upon MW solute into V solution in ml।
आपके पास जो गिवन वैल्यूज़ हैं, मोलैरिटी दे रखी है 1/20, मोलर मास ऑफ सोल्यूट जो कि मोलर मास ऑफ ग्लूकोज है वो भी दे रखा है 180 ग्राम पर मोल, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml दे रखा है वो 250 ml है। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे। सो ऑन पुटिंग द गिवन वैल्यूज़ इन द अबव फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, देखिए ध्यान से, तो आ जाएगा 1/20 इज इक्वल टू डब्ल्यू ग्लूकोज इंटू 1000/180 इंटू 250। डब्ल्यू ग्लूकोज की वैल्यू क्या आएगी जब हम सॉल्व करेंगे, 180 इंटू 250/20 इंटू 1000, तो डब्ल्यू ग्लूकोज आ जाएगा 2.25 ग्राम। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 70। तो स्टूडेंट्स आपने देखा हमने क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 70 तक जो सेक्शन ए के सवाल थे उनका हमने आंसर्स, एक्सप्लेनेशन, डिफ़िकल्टी लेवल, वो कौन से चैप्टर से पूछे गए इसको देखा, और उम्मीद करते हैं आपको सारे आंसर समझ में आए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे से रिवाइज हुए होंगे। आप इनको अच्छे से देखिए और अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, उसको हम अलग से वीडियो बना के डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई वीडियो के थ्रू हमसे कोई टॉपिक पूछना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, जिसके बेसिस पे हम उसका नया वीडियो बना के आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी, आपको पेशेंसफुली अच्छे से रिवीजन करना है और कृतज्ञ की पूरी टीम आपके साथ है और केमिस्ट्री का पूरा रिवीजन कराने का हम पूरा प्रयास करेंगे। जितना अच्छे से आपकी हम मदद कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं रिवीजन में केमिस्ट्री के लिए, कृतज्ञ की पूरी टीम आपके साथ रेडी है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।